नमस्कार, प्रॉपर्टी गुरु में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रॉपर्टी गुरु का एक बहुत खास और स्पेशल एपिसोड, जहां पर आज हम आपसे फोन पर बातचीत नहीं करने वाले हैं, आपके कॉल्स नहीं लेने वाले हैं, बल्कि हम वो तमाम लोगों से बातचीत करेंगे अपने गेस्ट के साथ मिलकर जो रियल स्टेट में या तो निवेश करना चाहते हैं या अपना घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन एक कंफ्यूजन की स्टेट में है कि आखिर करें क्या, रियल स्टेट मार्केट को यहां से समझे कैसे। तो आज हमारी कोशिश होगी कि हम रियल स्टेट मार्केट के मौजूदा हालात को समझें, ये देखें कि घर खरीदने के लिए इस वक्त सही वक्त है या नहीं, किन इलाकों को देखना चाहिए, और साथ ही कि यहां से आगे बढ़ते हुए क्या निवेश के लिए भी एक बेहतरीन माहौल बन रहा है, और आज नहीं तो कल किस तरह के रिटर्न्स यहां से जनरेट होंगे। तो ये सारी बातचीत होगी, और इस बातचीत को करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं, मैं आपसे इंट्रोड्यूस करा देता हूं। सबसे पहले मोहम्मद असलम साहब, जेएलएल के नेशनल डायरेक्टर, और साथ ही अरविंद नंदन जी, कुशमैन वेकफील्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आप दोनों से ही हम बातचीत करेंगे कि किस तरह का मार्केट इस वक्त चल रहा है। शुरुआत करते हैं मोहम्मद असलम साहब, अगर मौजूदा वक्त में हम देखें रियल एस्टेट मार्केट को देश के, तो एक जनरल पिक्चर के तौर पे आप कैसा देख रहे हैं इस समय, किस तरह का माहौल है? क्योंकि जो आर्थिक हालात हैं इस समय देश में, चाहे आप कोई भी इंडस्ट्री उठा के देख लीजिए, थोड़ा मुश्किल में ही है, वैसे ही हालात कुछ रियल एस्टेट में भी हैं। तो ओवरऑल आपको मार्केट की पिक्चर कैसे दिख रही है? देखिए, किसी भी कंट्री के लिए, इंडिया हो या कोई, उसके जो हालात हैं वो इकोनॉमिक रिपरकशन के हिसाब से देखना पड़ता है कि इकोनॉमिक किस तरह से चल रहा है। पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि इंडिया में काफी इकोनॉमिक और पॉलिसी इश्यूज हैं। उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि डेफिसिट है करंट अकाउंट का, हम लोग देख रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं रुपया काफी डेप्रिशिएट हो गया है। तो क्या होता है, इससे ओवरऑल जो इम्पैक्ट होता है, एक तो सेंटिमेंट डाउन हो जाते हैं। इंडिया में भी वही हो रहा है कि इन सब चक्करों में क्या है कि अभी जो कॉन्फिडेंस है कंज्यूमर का, वो थोड़ा डामाडोल है। आज अगर इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी है तो वो एक कॉन्फिडेंस देती है बायर को कि हाँ, सब कुछ ठीक है, वो बाहर मार्केट से निकलता है और खरीदने जाता है, और उसके हिसाब से सेल, डिमांड सब बढ़ जाता है। बट आज ये है कि आज लोगों को बहुत ही अनसर्टेनिटी है। मार्केट इतना बुरा नहीं है जितना हम देख रहे हैं, लेकिन पॉइंट वही है कि इतना सेंटिमेंट खराब हो गया है जिससे फ्यूचर में कुछ दिख नहीं रहा है कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। और उसी का रीजन है कि आज हम देख रहे हैं कि मेजर सिटीज जो हैं इंडिया में, उनमें सब जगह हम रेसिडेंशियल सेल्स डाउन देख रहे हैं। कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल में जो डोमेस्टिक या इंटरनेशनल ऑक्यूपायर्स हैं, वो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं कि हम लोगों को थोड़ा टाइम देखना चाहिए कि किस तरह से मार्केट सिनेरियो क्या होने वाला है, तो वो अपना डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो वो लोग नहीं ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं। रिटेल की आप बात करेंगे तो रिटेल में भी अभी क्योंकि पॉलिसी, एफडीआई पॉलिसी डिसाइड हुआ है, लेकिन अभी उसके आगे इम्पैक्ट क्या है, कौन सी गवर्नमेंट आती है, उसके बाद क्या इम्पैक्ट निकलेगा आफ्टर इलेक्शन, तो इसलिए वो भी लोग बैठे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, कंफ्यूजन स्टेट में है हम लोग, तो उसकी वजह से कोई रिजल्ट आ नहीं रहा है। राइट। अरविंद नंदन जी, जैसा एक्सप्लेन किया मोहम्मद असलम साहब ने, तमाम तरह के कारण हैं, चाहे आर्थिक कारण ले लीजिए या फिर एक स्टेट ऑफ डिलेमा है या फिर सेंटिमेंट खराब है, खासतौर पे शायद अगर आपके फंडामेंटल्स उतने खराब ना भी हो, और कंफ्यूजन की स्टेट है। तो इस कंफ्यूजन की स्टेट से बाहर निकलने का कोई रास्ता आपको इस वक्त दिखता है? रास्ते 2 तरह से निकल सकते हैं विपिन जी। सबसे पहले तो कुछ रास्ते बनाए जा सकते हैं, और उसके अलावा कुछ रास्ते ऐसे भी हैं जो अगर हम कुछ इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें तो अपने आप बनने लगेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलरली एट द लेवल ऑफ पॉलिसी। सबसे पहले इन्होंने भी टच किया उस पर कि पॉलिसी एनवायरनमेंट काफी वीक हो चुका है। अगर हम थोड़ा सा इतिहास में जाएं तो 1990s में, अर्ली 1990s में एक बहुत तेज ग्रोथ आई। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह था कि काफी बड़ी पॉलिसी रिफॉर्म्स हुई थी, और सारी जो ब्रिक्स इकोनॉमी है वो उस समय कैचअप मोड में थी, कैचअप करना चाहती थी। अब वो हो चुका है, उस तरह की ग्रोथ अब दोबारा नहीं आएगी। तो अब जो ग्रोथ आएगी उसके लिए हमें नई पॉलिसी डालनी होगी। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पर, इस बजट में हालांकि कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन एक चीज फिर भी अच्छी हुई मेरी नजर में कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कुछ फोकस दिया गया। उससे लॉन्ग टर्म में हमें कुछ फायदा मिल सकता है। अब शॉर्ट टर्म में क्या करना होगा ये देखना है। शॉर्ट टर्म में सबसे पहले तो जरूरी यह है कि हम सेंटिमेंट्स को सुधारने की तैयारी करें। फिलहाल इस समय सरकार के ऊपर भी ऐसी कंपल्शंस हैं जिसकी वजह से वो बहुत सारे काम नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि रिटेल एफडीआई की बात इन्होंने की, उसी तरह रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल है, वो भी रुका हुआ है, अगर बन जाए तो शायद कुछ प्रोग्रेस हो। इन सब के अलावा मेरे ख्याल से अगर हमें रियल एस्टेट को आगे बढ़ाना है तो रियल एस्टेट के लिए कुछ कोड्स डिफाइन करने होंगे। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतने सालों से ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री होते हुए हमारे पास आज भी रियल एस्टेट के
वेल डिफाइंड कोड्स नहीं है। आज भी हम रियल एस्टेट वैल्यूएशन के लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है। जब तक हम इन बेसिक चीजों को, फंडामेंटल चीजों को ठीक नहीं करते, तब तक ये रास्ते अपने आप नहीं बनेंगे। हो सकता है कभी डिमांड सप्लाई से, कभी मैक्रो इकोनॉमिक आयामों की वजह से कुछ अप एंड डाउन दिखे, लेकिन वो बहुत प्लान्ड और बहुत सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं होगी। तो सस्टेनेबल ग्रोथ अगर करनी है तो ग्रास रूट्स में जाके, फंडामेंटल लेवल पे जाके ये सब सुधार करने होंगे। तो मेरा ख्याल है आगे हम लॉन्ग टर्म में, एक लंबे दौर में सुधार देख सकेंगे। तो चलिए, ये तो एक ऐसी बात हुई जिसके लिए आपको एक पूरा खाका तैयार करना पड़ेगा, एक लॉन्ग टर्म की बात होगी। लेकिन अगर हम मौजूदा हालात को देखें, अगर साल 2 साल के अंदर की बात करें मोहम्मद असलम साहब, तो इस समय अगर आप अभी ताज़ा रिपोर्ट्स ही देख रहे था मैं आज पेपर में कि दिल्ली एक ऐसा मार्केट है जो सबसे तेजी के साथ ग्रो हुआ है पूरी दुनिया में। अक्रॉस 43 कंट्रीज ये सर्वे कराया गया और 2 साल में दाम 60 गुना बढ़ गए हैं। तो एक तरफ तो हम देखते हैं कि डिमांड में भी कमी आ रही है, लोग घर नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है कि दाम में बेतहाशा यहाँ पर वृद्धि हो रही है। ऐसा क्यों है? मैं उसे कहूंगा कि ये इसी भेड़ चाल की वजह से कि ये क्या हो रहा है, डिमांड सप्लाई का गैप है। हम लोग देख रहे हैं कि बॉम्बे, दिल्ली की बात की उन्होंने, लेकिन अगर आप बॉम्बे में देखें तो बॉम्बे में तो रहना अभी अनअफोर्डेबल ही हो गया है। आप घर ले ही नहीं सकते, एक्सेप्ट जो क्रीमी लेयर है, आप एक ऊपर के जो लोग हैं जो बहुत ज्यादा रिच हैं, तो उनके लिए ठीक है। लेकिन आप अगर नॉर्मल एक आम आदमी जो एक सैलरीड बंदा है, वो कैसे खरीदेगा? बॉम्बे तो अनअफोर्डेबल है। दिल्ली को उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, आई एम सरप्राइज। मेरे को लगता है बॉम्बे दिल्ली से भी ज्यादा उसमें उनको देखना चाहिए था, बट खैर व्हाटएवर। लेकिन इसके बाद भी ये है कि इसका रीजन यही है कि हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि लोगों की आज की जरूरत क्या है। हम लोग ये देख रहे हैं कि ठीक है, डिमांड नहीं है, सप्लाई बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद प्राइस बढ़ रहे हैं। आप बॉम्बे दिल्ली छोड़िए, बाकी सब सिटीज में देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चेन्नई की बात करें, चेन्नई में लास्ट ईयर सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ था, सबसे ज्यादा लॉन्चेस हुए थे, एक रिकॉर्ड टाइप हुआ था और उसके साथ एब्जॉर्प्शन भी अच्छा हुआ था। लेकिन इस साल उसी दौरान फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2013 वहां पे इतना ग्रोथ नहीं दिख रहा है, थोड़ा स्लो डाउन हो गया। सेम स्टोरी पूना की है। अभी आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो हैदराबाद और कैलकाटा, क्योंकि वो ऐसी 2 सिटीज थी जो उन्होंने पिछला जो एक ग्रोथ साइकिल आया था उन्होंने उसमें कुछ भी नहीं किया था, तो अभी भी वहां प्राइस अफोर्डेबल हैं। तो वो जो एरिया थे उनमें अभी भी डिमांड अच्छा है, तो आगे का फ्यूचर उनके लिए अच्छा दिख रहा है। पर सिटीज जो ऐसे पूना बहुत प्रॉमिसेबल थी, बहुत ही प्रॉमिसिंग थी, बैंगलोर बहुत प्रॉमिसिंग थी, लेकिन वही प्रॉब्लम हो गया कि अगर पूना में, पहले बॉम्बे में अगर आपको घर नहीं मिल रहा है तो लोग सोचते थे पूना में लेंगे, लेकिन पूना में भी आज रेट सडनली 15-20,000 की बात कर रहे हैं हम कुछ स्पेसिफिक एरियाज में। वहाँ 15-20,000 आप करते हैं तो डेफिनेटली जो सबर्ब्स हैं, वहाँ के जो फ्रिंज एरियाज हैं, जहाँ एक टाइम में आपको 1800-2000 रुपए पर स्क्वायर फीट मिल जाता था, सडनली वो 4000 कर देते हैं। तो क्या होता है, ये एक इफेक्ट जो ऊपर से शुरू होता है वो सब जगह कटिल डाउन हो रहा है। उसके चक्कर में क्या है कि जो लोग खरीदने वाले हैं वो नहीं खरीद पा रहे हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि पूना में अभी रिसेंटली 2 कंपनीज हैं जो अफोर्डेबल हाउसिंग में काम करती हैं। उनमें से एक कंपनी ने अभी 4 प्रोजेक्ट्स अपने लॉन्च किए पूरे फ्रिंज एरियाज में। 800 फ्लैट्स उन्होंने लॉन्च किए थे, अराउंड 500 to 600 उन्होंने 1 वीक में सेल कर दिए, बिकॉज जो उनका रेंज था वो था अराउंड 10 to 15 लाख, 12-18 लाख में जी। तो दैट्स द मार्केट। अगर आप मुझे आज पूछेंगे द डिमांड इज सप्लाई में 90% इज इन अफोर्डेबल, 10% इज ऑन द हायर साइड, एंड स्टिल सप्लाई इज मोर इन द 10%, इसलिए प्रॉब्लम वही है। चलिए, तो यहाँ पर हमने ये एक जानने की कोशिश की कि दिक्कत क्या है इस समय सेक्टर के साथ और आगे क्या, किस तरह का सिनेरियो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फंडामेंटल्स कैसे, क्योंकि इन्हीं सब बातों पर आप अपने निवेश का डिसीजन लेते हैं, आप अपने घर खरीदने का फैसला करते हैं। तो चलिए, ये तो बात होगी, थोड़ा सा और रियलिटी चेक लेंगे और साथ ही बात करेंगे कि अब अगर आप चाह ही रहे हैं कि आप घर खरीदना चाहते हैं या निवेश करना चाहते हैं तो क्या ये सही समय है, और अगर सही समय है तो फिर सही जगह कौन सी होगी, ये सब हम बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं इसका एक बेहद खास एपिसोड, जहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि इस वक्त भारत के रियल एस्टेट मार्केट के हालात क्या हैं, और अगर आप एक निवेशक हैं या आप अपना घर खरीदना चाहते हैं रहने के लिए, तो क्या ये आपके लिए सही वक्त है और किस तरीके से समझेंगे आप बाजार को। हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अरविंद जी, यहाँ पर ब्रेक से पहले
असलम साहब ने कहा कि एक एग्जाम्पल दिया पूना का कि किस तरीके से फ्रिंज इलाकों में कुछ अच्छे बजट पे, अच्छे दाम पे 18-20 लाख या कुछ उसके आसपास में घर लॉन्च किए और वो तुरंत बिके। तो एक तरफ जब दिख रहा है कि डिमांड बहुत ज्यादा है अफोर्डेबल सेगमेंट में या कम से कम ऐसे प्राइस पॉइंट पे जो लोग खरीद सकते हैं, हाथों हाथ बिकता है, लेकिन बावजूद उसके ट्रेंड उल्टा क्यों है कि लग्जरी ज्यादा बन रहे हैं, अफोर्डेबल सेगमेंट में हाउसिंग आ नहीं रही है। मतलब ये बिजनेस इक्वेशन कुछ समझ में नहीं आती कैसे बन रही है। ये सचमुच आश्चर्यजनक है, जिसे हम कहते हैं बैफलिंग है। पर मैं समझता हूँ इसके मूलभूत 2-3 कारण हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर आपको अफोर्डेबल हाउसिंग बनानी है तो अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने के लिए सबसे बड़ा जो इनपुट है लैंड, वो अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिलना चाहिए। चूंकि इस समय मेन सिटीज में इतना ज्यादा प्रेशर है लैंड के लिए, उसकी प्राइसेस कम हो नहीं पा रही हैं। इस प्रॉब्लम को मैं जोड़ता हूं दूसरे कारण से, जो कि है हमारी लॉपसाइडेड अर्बनाइजेशन। हमारी लॉपसाइडेड अर्बनाइजेशन ऐसी है कि हमारे पास सिर्फ 3 शहर हैं इस समय देखा जाए तो, जिनमें हाई ग्रोथ इकोनॉमीज बैठती हैं। या तो एनसीआर है, या बैंगलोर है, या मुंबई है। इसके अलावा पूना और अहमदाबाद और कुछ और शहर, चेन्नई और हैदराबाद वगैरह आए हैं, लेकिन स्केल में बहुत डिफरेंस है। तो जब इस तरह का डिफरेंस होता है तो नेचुरली आपकी लैंड बहुत ज्यादा महंगी होगी, यहां तक कि सबर्ब्स में भी महंगी होगी। और जब लैंड इतनी महंगी हो जाती है तो उसको 18-20 लाख का प्रोडक्ट उस पर बनाना लगभग असंभव है। सबसे पहला कारण यह है। दूसरा कारण यह भी है, चूंकि ये रियल एस्टेट ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री स्टेटस ही नहीं है इसके पास, इसलिए इसमें फंडिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब फंडिंग की प्रॉब्लम आती है तो एक तो आपका कंस्ट्रक्शन जो है वो काफी अनसर्टन सा रहता है, उसकी कॉस्ट आपको पता नहीं होती। दूसरा, कई दफे चाहे हम माने या ना माने, फंडिंग ऐसे सोर्सेज से आती है जो बहुत अच्छे सोर्सेज नहीं होते, जिसकी वजह से अपने आप फिनिश प्रोडक्ट जो है वो आपको वाजिब दाम पे नहीं मिल पाता। तीसरा एक और कारण है, और वो भी इंडस्ट्री स्टेटस ना होने से या डिसऑर्गेनाइज होने से है, कि इसमें कई तरह की इनेबलिंग मनी लोगों को लगानी पड़ती है। प्रोजेक्ट करने के लिए ये बात तय है कि सिर्फ कॉस्ट प्लस मटेरियल्स के कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लेकर प्रोजेक्ट की प्राइसिंग नहीं होती, उसमें और बहुत सारे कॉस्ट जुड़ जाते हैं। अब चाहे वो जिस तरह के भी कॉस्ट हो, लेकिन उसकी वजह से होता यह है कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो इतना ज्यादा इन्फ्लेटेड प्राइस पे आ जाता है कि उसे अफोर्डेबल सेगमेंट में डालना लगभग असंभव है। इसलिए लग्जरी सेगमेंट में लोग बनाना चाहते हैं, लग्जरी या अपर मिड सेगमेंट में बनाना चाहते हैं, जहां पर उन्हें पता है कि एक कम से कम गारंटीड कस्टमर वहां है, जो कि सिर्फ ईएमआई डिपेंडेंट नहीं है। जहां पर ईएमआई डिपेंडेंट कस्टमर है वहां उनके लिए मुश्किल होती है। तो इन सब बातों को अगर मिला के देखा जाए तो अफोर्डेबल हाउसिंग करना, और खासकर इन शहरों में करना, बहुत टेढ़ी खीर हो चुका है, बहुत मुश्किल हो चुका है। जी, तो असलम साहब, अब जब बात निवेश की आती है और आपको अपने निवेश पे रिटर्न कमाना है और आप एक एसेट क्लास की तरह देख रहे हैं रियल एस्टेट को, तो अब चुनाव आपको करना है। जैसा यहाँ पर अरविंद जी ने बताया कि बहुत मुश्किल है बड़े शहरों के अंदर आप अफोर्डेबल क्रिएट करें, और बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो बहुत हाई पॉइंट पे जाके इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो क्या ये जो टियर 2 और मेट्रो वाला एक कंफ्यूजन स्टेट रहता है, आपको क्या लगता है कि ग्रोथ अब ज्यादा कहाँ दिख रही है? टियर 2 में आपके लिए मुनाफे वाली बात रहेगी, या अभी भी आप हाई लेवल पर जाके इन्वेस्ट करें और बड़े शहरों में ही करें? देखिए, करंट जो सिनेरियो है इकोनॉमिक और व्हाटएवर इंडस्ट्री सिनेरियो जो हमारा चल रहा है, तो उसमें तो डेफिनेटली कोई भी बड़े उसमें गेम नहीं खेल रहे हैं। अगर मैं प्योरली इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ कि उनको क्या देखना है, तो डेफिनेटली उनके पास ऑप्शन टायर 2 और टायर 3 रह गए। लेकिन उसमें भी एक और रीजन है कि जब लास्ट टाइम जो ग्रोथ शुरू हुआ था 2009 में या उससे पहले भी, तो 2004-05 के बाद जो ग्रोथ एक आया था, तो उसमें काफी लोगों ने बेट किया था कि अरे बॉम्बे में काफी हो गया है, तो हम लोगों को टायर 2 टायर 3 में जाना चाहिए। तो वो लोग गए टायर 2 टायर 3 में, उन्होंने इन्वेस्ट भी किया, लेकिन जो ग्रोथ वहां पे उन्होंने एक्सपेक्ट की थी कि वहां तक जाएगी, वो नहीं हुई। उसके कई कारण है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जॉब क्रिएशन नहीं थे, तो ओवरऑल जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो ब्लॉक हो गया है वहां पे। तो इस बार जो इन्वेस्टर्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं कि उनको थोड़ा डालना है और अच्छा रिटर्न्स लेना है, और वो क्या करते हैं कि बल्क में नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा डालते हैं हर जगह, तो वो लोग अभी भी टायर 2 टायर 3 तक तो मैं नहीं कहूंगा जाएंगे, लेकिन ये टायर 2 में जा रहे हैं। और उसमें उनके पास 4-5 फैक्टर्स होते हैं जो वो डिसाइड करते हैं कि हमको यहाँ जाना है या नहीं जाए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड है कि अभी उसका फ्यूचर क्या डेवलपमेंट है इन टर्म्स ऑफ अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसमें एग्जीक्यूशन होने वाला है या नहीं। तीसरा, सोशली वहां पे क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। चौथा, उसमें जॉब क्रिएशन के लिए क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आगे जाना चाहिए। और गवर्नमेंट जो उस पर्टिकुलर सिटी की है वो कितनी विलिंग है उन चीज़ों को कि जिससे कि वहाँ का डेवलपमेंट हो। तो ये सारे चीज़ें फैक्टर्स जो करते हैं, तो वो देख के वो सेकंड टायर सिटी में अभी भी जाने को रेडी हैं। और अगर आप इनके बेसिस पे मुझसे पूछते हैं तो मेरे ख्याल से अभी इन सब में जो अगर मैं बात करूँ तो हैदराबाद सबसे ऊपर आएगा, बैंगलोर, चेन्नई,
जयपुर एंड राजस्थान में जो सिटीज हैं वो, और कोची, कोयम्बटूर, ये सारी सिटीज हैं। बाकी सिटीज पूना, जो पहले जैसे मैंने भी बोला, पूना, बैंगलोर वगैरह, दे एक्चुअली लूजिंग देयर चार्म राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलिए, तो इसी बात को हम और आगे बढ़ाएंगे कि आपको अगर निवेश करना है तो अब आप रुख कहाँ का करेंगे, किस तरह के शहर में जाना पसंद करेंगे निवेश के लिए, और अगर आपको अपना घर खरीदना, आप एक एंड यूजर हैं, तो क्या आपको रुकना चाहिए या फिर यही सही वक्त होगा या थोड़ा इंतजार करना फायदे का सौदा होगा। तो इन तमाम सवालों के जवाब हम लेते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु में हमारी खास पेशकश, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं कि क्या ये आपके लिए सही वक्त है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, और देश का प्रॉपर्टी बाजार इस वक्त किस दौर से गुजर रहा है। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए। अरविंद नंदन साहब, अब एक सवाल कई बार ये आता है जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं कि निवेश किस तरह की प्रॉपर्टी में करें, क्या आप कमर्शियल में करें, आप शॉप खरीद लें, या आप एक घर में करें, फ्लैट खरीद लें, तो कौन सा डिसीजन ज्यादा अच्छा होता है? ये सब्जेक्टिव सवाल है विपिन जी। डिसीजन हमेशा वो अच्छा होता है जो आपके ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई करे। तो एक इन्वेस्टर को पहले ये तय करना होगा कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब हम जैसे मोटी मोटी बात करें तो जो प्राइवेट इक्विटी है वो दोनों तरह के एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करती है जी। हालांकि जब हम डेटा देखते हैं तो ऐसा पता चलता है कि रेजिडेंशियल में ज्यादा वॉल्यूम लगा हुआ है और कमर्शियल यानी कि ऑफिसेज में भी काफी लगा हुआ है। लेकिन ऑब्जेक्टिव ये होता है जब कोई रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करता है तो एक तो ये है कि उसके बंधे हुए रिटर्न उसे मिलने चाहिए और एक सर्टेन वॉल्यूम, एक सर्टेन रेट पे सेफ रिटर्न आने चाहिए। ऑफिसेज में इन्वेस्ट करने वाले भी यही ऑब्जेक्टिव रखते हैं, लेकिन उन्हें एक ज्यादा बड़े रिटर्न की अपेक्षा होती है और उसके साथ में उन्हें यह भी पता होता है कि हो सकता है ये रिटर्न कुछ समय के बाद चर्न आए इसमें। तो दोनों अलग अलग तरह की ऑब्जेक्टिव्स हैं। तीसरा इन्वेस्टमेंट इस वजह से भी लोग करते हैं कि जिसे वो यूज करें और फिर उसे होल्ड करके रखें कुछ समय तक। तो ऑब्जेक्टिव जब अलग अलग हों उस हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट जाना चाहिए, मेरा ख्याल है इन्होंने, असलम जी ने कुछ तो कवर कर लिया जी। खासकर जब आप रेजिडेंशियल की बात करते हैं तो उन मार्केट्स में जाके इन्वेस्ट करना अच्छा है जो अभी इस समय कंप्लीट मेरा ख्याल है पीक पे नहीं आए हैं। जैसे इन्होंने पूना की बात की, पूना इस लिहाज से अच्छा साबित हो जाता है कई दफे, खासकर पूना के जो आसपास के मार्केट्स हैं वहां पे भी पूरी ग्रोथ हुई नहीं है। आप इन्वेस्ट करेंगे आज तो हो सकता है फ्यूचर में अप्रिसिएशन मिले तो आपकी जो पैसे की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। तो हमेशा इन्वेस्टर को ये देखना चाहिए कि मैं किस वजह से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या मैं इमीडिएट रिटर्न के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ या मैं फ्यूचर में कैपिटल अप्रिसिएशन को ध्यान में रख के इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और उस हिसाब से ये फैसले किए जाने चाहिए जी। मोहम्मद असलम साहब, इस वक्त अगर एक एंड यूजर है कोई और उसे घर खरीदना है और अब अगर ये डिसीजन लेना है कि इस वक्त वो घर ले ले, तो जो आर्थिक हालात जिन पे अभी हमने चर्चा की, चाहे फिर वो इंटरेस्ट रेट हो, चाहे सेंटिमेंट की बात हो या फिर कीमतें हो, ये क्या सही वक्त है या अभी थोड़ा और इंतजार करें तो शायद आने वाले वक्त में थोड़ा फायदा हो जाए? देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए तो मैं कहूंगा थोड़ा सा रुक जाएंगे तो अच्छा है, इन्वेस्टर प्योरली। लेकिन हमेशा से रूल ऑफ द गेम यही है रियल एस्टेट का कि अगर आप एंड यूजर हैं तो जब आपकी कैपेसिटी है आपको ले लेना चाहिए, उसमें आपको नहीं वेट करना चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टर का ये है कि अगर आज ये ऑप्शन नहीं है तो दूसरा है, लेकिन अगर एंड यूजर है तो मैं कह रहा हूँ इससे अच्छा मार्केट ही नहीं है। आपको खुद चेरी पिक करना चाहिए, डिपेंड करता है कि आपका कहाँ आपको रहना है, आप वहाँ रहने के लिए जाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहते हैं या रेंट पे देना है। लेकिन अगर आपको रहने के लिए है तो आपको अपना देखना चाहिए कि आप कहाँ सेटल होने वाले हैं और उसके हिसाब से चेरी पिक करना चाहिए। इस पर आपकी राय अरविंद जी? काफी हद तक सहमत हूं इनसे। इन्वेस्टर तो हमेशा ये देखता है कि कैपिटल एप्रिसिएशन कहाँ उसको मिलेगी भविष्य में अच्छी और इमीडिएट रिटर्न्स कैसे मिलेंगी। लेकिन अगर आपको खुद यूज करना है तो उसके लिए कोई समय सही समय नहीं है, या कह लें कि हर समय सही समय है जब आपकी अफोर्डेबिलिटी हो और जब आपको सही प्रॉपर्टी मिल जाए। आपको उस समय इस चीज का इंतजार तो नहीं करना चाहिए कि शायद भविष्य में कम हो जाएगा और मैं कम दाम पे ले लूंगा। जब मौका मिले आपको तब करना चाहिए। चलिए, तो जब मौका मिले तभी आपके लिए एक अच्छा वक्त है। अगर आपके पास पर्याप्त पैसे हैं घर खरीदने के लिए और आपको लगता है कि आप घर खरीद लेना चाहिए, और जहां तक एक इन्वेस्टर का सवाल है उनको थोड़ा मार्केट पर जरूर नजर रखनी चाहिए। बहरहाल, इसके अलावा हम यहां पर आपको ये बता दें कि चूंकि आज हम प्रॉपर्टी गुरु का स्पेशल एपिसोड आपके पास लेकर आए और आपको एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं कि इन हालातों में आप डिसीजन कैसे लेंगे, और अगले हफ्ते से हम इसमें आपकी और भी ज्यादा मदद करेंगे, क्योंकि अब प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए आपके ज्यादा से ज्यादा सवालों को हम लेने की कोशिश करेंगे
प्रॉपर्टी गुरु के अंदर एक नए रंग रूप में भी हम आ रहे हैं। तो अगला हफ्ता होगा कुछ खास, जरूर इंतजार कीजिएगा अगले एपिसोड का। लेकिन आज हम यहाँ आपसे विदा लेते हैं। हमारे दोनों ही मेहमानों का, अरविंद साहब आपका और मोहम्मद असलम साहब आपका बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने हमारे साथ ये खास चर्चा की। तो प्रॉपर्टी गुरु के आज के एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे नए रंग रूप में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।